दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आपकी बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 परीक्षा में आने की इनकी प्रबल संभावना है। तो दोस्तों सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं जो कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा हुआ है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो जंतु कोशिका होती है उसके सबसे बाहरी घेरे या बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपके पास, इसमें कह रहा है आपसे कोशिका भित्ति, बी है कोशिका झिल्ली, सी है केंद्रक झिल्ली, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे और या बाहरी परत को। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में, वे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि वे जीव कौन से होते हैं या उन्हें क्या कहते हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है या नहीं पाई जाती है। तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ए है अगुणित, बी है प्रोकैरियोटिक, सी है यूकैरियोटिक, डी है एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उन्हें कहते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक। तो दोस्तों वे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे जीन किसके बने होते हैं? तो दोस्तों जो जीन होते हैं ये किसके बने होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है डीएनए के खंड से, बी है माइटोकॉन्ड्रिया एवं रसधानी से, सी है क्रोमेटिन धागों से, डी है एक से अधिक और ई है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है जीन के बारे में ये किसके बने होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डीएनए के खंड में डीएनए के खंड के जो हैं जीन बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है आपसे केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो केंद्रक में गाढ़ा द्रव्य पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। मैट्रिक्स, बी है केंद्रक द्रव्य, सी है कोशिका रस एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। जो दोस्तों केंद्रक में पाया जाता है गाढ़ा द्रव्य उसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। तो दोस्तों सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा कोशिका का अंग है जिसे आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों लाइसोसोम, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है कोशिका झिल्ली एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइसोसोम दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो दोस्तों जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है ये किस क्रिया द्वारा होता है या उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास। इसमें कह रहा है परासरण,
बी है विसरण, सी है बाष्पोत्सर्जन, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विसरण होता है। तो दोस्तों पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, इस क्रिया को विसरण कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है पौधों की जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों जो पौधे की जड़ होती है, इसके द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। विसरण, परासरण, संकुचन, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसे कहते हैं परासरण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? तो दोस्तों किस ऊतक के कारण पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है या बढ़ती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पार्श्वस्थ ऊतक, बी है दोस्तों शीर्षस्थ ऊतक, सी है मृदु ऊतक, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो आपकी पौधों की लंबाई होती है, ये आपकी बढ़ती है शीर्षस्थ ऊतक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? तो दोस्तों वे कौन सी कोशिकाएं हैं जिनकी भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती हैं? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। मृदु ऊतक की कोशिकाएं, बी है दृढ़ ऊतक की, सी है विभाज्योतक ऊतक की, डी है एक से अधिक और ई है कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दृढ़ ऊतक आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, ये लिग्निन के कारण मोटी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? तो दोस्तों जो गैसों का आदान प्रदान होता है, ये किसके द्वारा संपन्न होता है? ऑप्शन ए है दोस्तों, इसमें कह रहा है क्यूटिन, बी है स्टोमेटा, सी है संवहनी ऊतक, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टोमेटा के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों जो आपका फ्लोएम होता है, ये पौधों में कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन ए है जल का चालन, बी है आहार का चालन, सी है आधार प्रदान करना पौधों को, डी है एक से अधिक और ई है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आहार का चालन करना फ्लोएम का काम होता है पौधों के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल उपस्थित होता है? तो दोस्तों जो रक्त का भाग होता है प्लाज्मा, इसमें जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो दोस्तों आपको उसका परसेंटेज बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। 55, बी है 90, सी है 75, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्त का जो प्लाज्मा होता है, इसमें जल की मात्रा 90% पाई जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है रक्त का थक्का बनाने में क्या मदद करता है? तो दोस्तों रक्त का थक्का बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है दोस्तों लाल रुधिर कणिका, बी है श्वेत रुधिर कणिका, उसके बाद सी है थ्रोम्बोसाइट, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थ्रोम्बोसाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका प्रयोग
रक्त का थक्का बनाने में मदद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सॉन, बी है न्यूरॉन, सी है डेंड्रॉन, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूरॉन को तंत्रिका ऊतक की इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है जीवों को 5 जगत में किसने वर्गीकृत किया। तो दोस्तों जो जीवों का वर्गीकरण 5 जगत में किया है, ये किसने किया है। ऑप्शन है आपके पास अरस्तु, बी है विटिकर, सी है कैरोलस लीनियस, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटिकर ने जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है मशरूम क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है मशरूम के बारे में। तो ये क्या है। ऑप्शन है ए शैवाल, बी है कवक, सी है ब्रायोफाइटा, एक से अधिक या कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है मशरूम के बारे में। तो दोस्तों जो आपका मशरूम है ये है एक कवक। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है वे पौधे जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों बताना है आपको कि वे पौधे कौन से होते हैं जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है, तो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ए है थैलस, बी है नग्नबीजी, सी है फेनरोगेम्स, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उन पौधों को कहते हैं थैलस। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुकोशिकीय है, यानी कि बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, उससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अमीबा, बी है युगलीना, सी है स्पायरोगायरा, डी है एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि बहुकोशिकीय जीव इनमें से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पायरोगारा निम्नलिखित में से बहुकोशिकीय जीव है। और दोस्तों अमीबा और युगलिना जो हैं ये आपके एक कोशिकीय जीव हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संक्रमित मादा एनोफेलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों मादा एनोफिलीज के मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए है मलेरिया, पोलियो, सी है टाइफाइड, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मलेरिया रोग हो जाता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों इस सीरीज का। तो ये है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित पेयजल से होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग संक्रमित जल को ग्रहण कर लेते हैं तो उनसे कौन सा रोग हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मलेरिया, बी है टेटनस, सी है हेपेटाइटिस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और या कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों अगर आप लोग संक्रमित जल ग्रहण कर लेते हैं या कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो उसे हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।